सुप्रीम कोर्ट अर्थात हम लोग इसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, हम लोग इसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा शुरू कर दिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है यह संघीय न्यायालय का भाग है, फेडरल कोर्ट का भाग है। इसकी स्थापना की बात हम लोगों ने शुरू किया था कि इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, वर्तमान में यह कहाँ पर स्थित है, इसका किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, इन संबंधी चीजों की चर्चा हम लोगों ने कल की क्लास में शुरू किया था। तो बताएं भाई। हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। ठीक ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हम लोगों ने आर्टिकल को डिस्कस कर लिया था, तो आइए कुछ आगे आप लोगों से प्रश्न वगैरह पूछ लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये बता दीजिए, हमारे भारत देश में जो न्यायालय है, भारतीय न्यायपालिका के कितने स्तर हमको दिखाई देते हैं? सर क्वेश्चन फिर से बोलिए, आपकी वॉइस कट रही है। भारतीय न्यायपालिका के, इंडियन जुडिशरी के कुल कितने स्तर हमको दिखाई देते हैं? कुल कितने स्तरों में भारतीय न्यायपालिका को बांटा गया है? कौन कौन से? 3 सर। सर्वोच्च न्यायालय, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए भाई, बात को एक एक तरफ से समझते जाइएगा। यदि पूछे प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान या फिर सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 बात करता है किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अर्थात उच्चतम न्यायालय के बारे में, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि दोस्तों, ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, अर्थात जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, उसके द्वारा जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था, और दूसरा प्रश्न आएगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक फेडरल कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो वर्तमान में हमारा वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय है, वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और वो अलग है। अब देखिए भाई, ये जो संघीय न्यायालय है, हमने बताया कि यह अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है। तो यदि प्रश्न आए कि वह कौन सा न्यायालय है या न्यायपालिका का वह कौन सा अंग है जो कि अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वह आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। अब आते हैं, आज से जो हम लोग शुरू करेंगे वो बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में, कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। तो आप सभी लोग जानते हो, सर्वोच्च न्यायालय में 2 प्रकार के न्यायाधीश पाए जाते हैं। एक वो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसको हम लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जानते हैं, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CJI बोलते हैं। तो कई सारे नाम है। पहला, यदि CJI बोलेगा तो भी आपको समझ लेना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेगा तो भी आप लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है।
या फिर देश के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। तो एक तो ये हो गए। इसके अलावा सीजेआई को छोड़कर, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जितने अन्य न्यायाधीश होते हैं यह एक तरफ होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में दो प्रकार के न्यायाधीशों की चर्चा हमको देखने को मिलती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, यह किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 1 है, यह बात करता है सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में। क्लियर है? यस सर। यस सर। देखिए, अब देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? बताइए। बताइए भाई। 45। मैंने प्रश्न क्या पूछा, आप उत्तर क्या दे रहे हो? मैंने पूछा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या मतलब सबसे कम संख्या, आप बता रहे हो सबसे ज्यादा संख्या। देखिए भाई, यदि प्रश्न आए कि सबसे कम संख्या अर्थात सबसे न्यूनतम रूप में कुल कितने न्यायाधीश होंगे, तो ध्यान रहे इसी अनुच्छेद 124(1) के तहत कहा गया है कि एक सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और इसके अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है? और जब तक कि संसद विधि के द्वारा इनसे अधिक संख्या विहित नहीं करती, मतलब उनका निर्माण नहीं करती है, तब तक संख्या यही होगी। ठीक है? ध्यान रखिएगा, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, किंतु कम से कम 7 से कम करने का अधिकार नहीं है। ठीक है? ध्यान रहे। तो यदि पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम कितने जज हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रश्न ये पूछा जाए कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो उनकी संख्या थी 8। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है 34 अर्थात 34। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 35 अर्थात 35। तो आपने 3 पॉइंट जाना कि संसद किसी भी परिस्थिति में 7 से कम न्यायाधीशों की संख्या नहीं कर सकती। वह इससे बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने क्या जाना कि सुप्रीम कोर्ट में जब मूल संविधान लागू हुआ तो उस मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं। वैसे ही मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस चीज को आप लोगों को क्लियर करना है। तो ये बातें समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या, परेशानी? नो सर। तो प्रश्न यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा ना? नहीं सर। ठीक है। अब आते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती। किसी सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश की, किसी जज का अपॉइंटमेंट क्या होगा? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? तो देखिएगा, हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 का क्लॉज 2 कहता है। क्या कहता है? कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, वह उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट
और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, मुद्रा मतलब जो मुहर लगता है, मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रहे कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। किनसे परामर्श लेके करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के और साथ में जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श के पश्चात। क्लियर है बात? बताइए भाई। सर परामर्श वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनसे, दोनों से लेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक। देखिए अभी हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में क्या होगा, बाकी के संदर्भ में क्या होगा, तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। बाकी वाले में तो हमने आपको बताया अभी कि यदि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करना है, न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो राष्ट्रपति सिंपली क्या करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श लेगा और एक अधिपत्र साइन करेगा, उस अधिपत्र पर अपने मुहर के द्वारा उस जज की नियुक्ति करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है समझिएगा। हमने अभी बताया कि वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं, 34 हैं। तो आप अपने व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, तो इस 34 को हम लोग दो भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 1 + 33। ठीक है, तो ध्यान रहे ये जो एक है यह एक मुख्य न्यायाधीश है जिसको हम लोग CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये जो 33 है यह अन्य न्यायाधीश हैं, अदर जजेस हैं। अब देखिए जब राष्ट्रपति को इन 33 में से अर्थात किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो, CJI की न करना हो, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जब भी इन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति को इस CJI का अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुख्य न्यायाधीश का सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। बिना इसकी सलाह के, बिना इसके परामर्श के वह इन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता। क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है। ठीक। अब देखिए परामर्श का मतलब क्या है। परामर्श का तात्पर्य है कि सिर्फ एक व्यक्ति से ही परामर्श नहीं बल्कि अनेक न्यायाधीशों से परामर्श का है। खैर इतना डिटेल में नहीं जाइए, आपको बस इतना जानना है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श लेना, सलाह लेना आवश्यक है। बिना उसकी सलाह के वह नियुक्ति नहीं कर सकता। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो यदि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके एक मंडल को बनाकर, उनके कोलेजियम को बनाकर उनसे परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। और इस मंडल में जो भावी मुख्य न्यायाधीश है वह भी अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। मतलब मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। और इस मंडल में जो भावी मुख्य न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं,
उनको भी अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। जो ये 4 लोगों का वरिष्ठतम न्यायालय के न्यायाधीशों का ग्रुप बना है, उन चारों में से एक वो भी होने चाहिए जिनको अगला हमको क्या करना है, न्यायाधीश नियुक्त करना है। क्लियर है? सर जिनको नियुक्त करना है वो और जो अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब उस टाइम में होंगे वो दोनों ही इंक्लूड होंगे? वो दोनों क्यों होंगे? वो जो प्रेजेंट टाइम में हैं उनको तो समाप्त हो रही है उनकी स्थिति, वो क्यों होंगे? जो 4 सबसे वरिष्ठतम होंगे उनका तो कार्यकाल खत्म हो रहा है ना, तो उनके अलावा जो 4 अन्य होंगे वो होंगे। ये भी जान लीजिए, अभी मैं वही अगला पॉइंट बताने वाला था कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में होती है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में होती है, उनका आधार होता है वरिष्ठता। मतलब सबसे उसमें वरिष्ठ व्यक्ति कौन है, वही आपके क्या बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में बनेंगे। तो लेकिन वरिष्ठता में भी कभी कभी प्रतिद्वंद शामिल हो जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में कई सारी योग्यताएं रखी गई, लेकिन बाद में अंततः जो वर्तमान में यह आधार है, यह वरिष्ठता को ही बनाया गया है। अर्थात वरिष्ठता के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है? तो ये जो वरिष्ठता है इसको चैलेंज किया गया और संविधान संशोधन किया गया और यह कहा गया कि एक कोलेजियम प्रणाली बनाई जाएगी, मतलब एक मंडल गठित किया जाएगा जिसमें 5 न्यायाधीश या फिर 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे और यही कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, इनवैलिड करार कर दिया। अर्थात इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो होगा मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश नहीं चुने जाएंगे। इसलिए जो संविधान संशोधन हुआ था वह रद्द कर दिया गया, इनवैलिड करार कर दिया गया। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं यह कैसे चुने जाते हैं, किन आधारों पर चुने जाते हैं, तो यह वरिष्ठता के आधार पर चुने जाते हैं। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यदि आपको सदस्य बनना है, न्यायाधीश बनना है, तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो भैया आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 अनुच्छेद 124 का जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। इसके अलावा 2 बड़े इंपॉर्टेंट है और इसको लिख लीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। क्या है कि वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है वह किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी हाई कोर्ट में, जो कि 2 या फिर 2 से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष वह हाई कोर्ट में एज जज, एज न्यायाधीश काम कर चुका हो, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्य माना जाएगा। कहां पर? हाई कोर्ट में। कितने साल? 5 साल। तो कोई व्यक्ति यदि हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक उसने कार्य किया हो एज अ जज, एज ए न्यायाधीश, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य है। ये तो हो गया न्यायाधीश के रूप में। वहीं पर दूसरा कहता है कि वह व्यक्ति यदि किसी उच्च न्यायालय में, जो कि 2 या 2 से अधिक ऐसे उच्च न्यायालय हों जिनमें वो लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब एडवोकेसी कर चुका हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो वकील हो, न्यायाधीश न हो, तो वकील के संदर्भ में कम से कम उसने उच्च न्यायालय में 2 जगहों से कम वो लगातार 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, वह प्रैक्टिस कर चुका हो। तो यदि वकील के संदर्भ में पूछेगा तो 10 साल,
न्यायाधीश के संदर्भ में पूछेगा तो 5 साल, लेकिन किस न्यायालय में? हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। बात क्लियर हुई? यस सर। सर ये जो आप बता रहे हैं हाई कोर्ट, तो ये वकील जो है वो किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकालत किया हो जी तो ही हाँ, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट का वकील बन सकता है, यही ना? जी हाँ, जी। क्लियर हुआ? यस सर। इसके अलावा एक और प्रावधान है। वह प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो, यदि उसके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पारंगत विधिवेत्ता है, मतलब डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, मतलब जो जिसको विधि की जानकारी बहुत है, वो नॉलेजेबल पर्सन है एज अ ज्यूरिस्ट, मतलब उसको विधि की जानकारी, कानून की जानकारी, लॉ की जानकारी बहुत तगड़ी है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नजर में ऐसा है, राष्ट्रपति की ऐसी राय है कि वह व्यक्ति क्या है, कानून की नजर में विधिवत पारंगत विधिवेत्ता है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बिना किसी के वो करिए, यदि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श के साथ वह उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो हाई कोर्ट में चाहे 5 साल जज रहा हो, चाहे 5 साल वकालत, 10 साल वकालत किया हो, ये सब मायने नहीं रखता। यदि उसने लगता है, यदि राष्ट्रपति को नहीं, वो एक पारंगत विधिवेत्ता है, तो वह उसको सीधा अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। तो 3 आधार हमने आपको बताए। पहला कि वह व्यक्ति हाई कोर्ट में, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। दूसरा कि वह व्यक्ति 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 साल वकालत कर चुका हो। और तीसरा कि राष्ट्रपति के नजर में वह व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता हो, डिस्टिंग्विश्ड आपका ज्यूरिस्ट हो। क्लियर है? सर ये जो हम्म थर्ड पॉइंट आप बताए हैं कि जो राष्ट्रपति के नज़र में विधि का बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज हो, तो सर ये जज बनने के लिए है या फिर वकील बनने के लिए? जज बनने के लिए। भाई हम क्या बता रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट गठन में वकील कहाँ से आ जाएंगे? वकील तो अलग है ना, सुप्रीम कोर्ट अलग है। कोर्ट में कौन होते हैं, जज होते हैं कि वकील होते हैं? सरकारी पद क्या तो है सर इनका? फिर ये, तो इससे पहले जो आप 10 साल हाई कोर्ट वाला बताए हैं, ये किसके लिए था? ये भी न्यायाधीश के लिए ही था? अरे महाराज, हम जो बता रहे हैं तीनों का तीनों यह न्यायाधीश बनने के लिए है। ये योग्यताएं हैं उनकी। यदि आपका सुप्रीम कोर्ट को आप जज बनना चाहते हैं कल को, तो आपको ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। या तो आप सुप्रीम हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किए हो 5 साल, या फिर आप वकालत किए हो 10 साल हाई कोर्ट में। और वो 10 साल जोड़ा जाएगा कब से? यदि मान लीजिए आपने 5 साल सेशन कोर्ट में वकालत किया है और उसी 5 साल के अगले 5 साल आपने हाई कोर्ट में किया, तो भी वो 10 साल जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि लगातार 10 साल। तो सीधे सीधे कहता है कि उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता वाली स्थिति में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उसके ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा हो। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ बात? तो 3 चीजें हैं यस जज सर। बनने के लिए। एक, हाई कोर्ट में 5 साल वकालत, हाई कोर्ट में 5 साल जज के रूप में, 10 साल वकालत के रूप में, और राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता। सॉरी, क्लियर हुआ? यस सर। अब आते हैं कि न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 6 है, अनुच्छेद 124 का जो वर्ग 6 है, यह बात करता है न्यायाधीशों के शपथ के बारे में, ओथ्स ऑफ द जजेस के बारे में। इस प्रावधान के तहत हमको यह जानकारी मिलती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, वह नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो नियुक्त भी राष्ट्रपति करेगा और शपथ भी कौन दिलाएगा?
राष्ट्रपति दिलाएगा। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को अपॉइंट करेगा अपने बिहाफ पे, अपने तरफ से, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। क्लियर है बात? बताइए भाई। यस सर। इसके अलावा मान लीजिए न्यायाधीशों की कार्यकाल की बात की जाए तो जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, यह 65 वर्ष की आयु तक ही अपना पद धारण करते हैं। कितने वर्ष तक की? 65 वर्ष की। जब वो नियुक्त होंगे, नियुक्ति से 65 वर्ष तक उनका उम्र सीमा दिया है कार्य। देखिए एक बात समझिएगा, हमारे संविधान में किसी भी जगह कोई निश्चित कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का नहीं दिया गया। तो क्या दिया गया है? दिया गया है उनकी उम्र के बारे में कि किस उम्र तक वह आपके न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो 65 वर्ष उनका उम्र दिया है, कार्यकाल नहीं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने वर्ष की आयु तक वह जो है कार्यकाल, कितने वर्ष तक की आयु तक वह कार्य कर सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक। क्लियर है? इसके पहले चाहे तो वह राष्ट्रपति को लिखकर त्याग पत्र दे देंगे। हेलो, आवाज जा रही है भाई? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, तो 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यदि प्रश्न ये पूछे आपसे कि जो सर्वोच्च न्यायालय हेलो, यस सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोग इतना शांत क्यों हैं? कोई दिक्कत? नहीं सर, आपकी आवाज ही आवाज नहीं है, बहुत टाइम नहीं आ रही है सर, सुने ही नहीं कुछ। कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। हम यही कह रहे थे। नहीं, नहीं सर, आगे बढ़िए। देखिए अब अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाएंगे कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया है। तो कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन एक बात पल्ले बांध लीजिए, पल्लू में गांठ मार लीजिए कि जो महाभियोग शब्द है, जो इम्पीचमेंट शब्द है, यह संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्यतः जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं या फिर जहां भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने महाभियोग पढ़ा होगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए है। हालांकि जो महाभियोग की प्रक्रिया में प्रोसेस अपनाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने में, ठीक वही प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाने में किया जाता है। तो दोनों की प्रोसेस में समानता है, इसीलिए हम लोग फॉर्मल वे में, वैसे सामान्य भाषा में महाभियोग कह सकते हैं। लेकिन जब औपचारिक रूप में कहना हो, जब हमको ऑफिशियल बात कहनी हो, तब वहां पर जाकर हम लोग
ये महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में सत्य एवं असत्य वाला कथन आ जाए या फिर तर्क एवं व्याख्या वाला कथन आ जाए, तो उसमें दिया हो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, तो ध्यान रहे यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है? किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 4 है, अनुच्छेद 124 का जो वर्ग 4 है, यह बात करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने के बारे में। वहीं पर कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाएगा? तो यह हटाने का अधिकार है आपके संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है कि प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जजेस, तो इसके प्रोसेस जो है उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रोसेस ये है कि न्यायाधीशों को हटाने की जो ये शुरुआत है संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। या तो आप लोकसभा में ये प्रस्ताव ला सकते हैं या तो राज्यसभा में ला सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि आप किसी विशेष सभा में ही लेके आएंगे। आपका दोनों सभाओं में से कोई भी सभा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। पहली चीज ध्यान रहे कि यदि इसकी शुरुआत, इस न्यायाधीशों को हटाने की शुरुआत मान लीजिए लोकसभा से होती है, तो उस परिस्थिति में 100 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव पर, 100 सदस्यों द्वारा, और जो उस सदन के अध्यक्ष हैं उनका अनुमति भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, साथ में यदि राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, साथ में सभापति के अनुमति के पश्चात ही, यह प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात ही इसके बारे में आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो प्रश्न यदि ये आए कि लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर की अनिवार्यता है, तो लोकसभा के संदर्भ में 100, राज्यसभा के संदर्भ में 50। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में से किसी भी में भी वहां के सदस्यों ने साइन किया, वहां के जो सभापति हैं चाहे अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी अनुमति दे दी, तो उसके बाद क्या होगा? जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा अध्यक्ष या फिर सभापति के द्वारा, फिर क्या होगा अगला स्टेप? तो अगला स्टेप ये होगा कि 3 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाएगी, 3 व्यक्तियों की एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें 3 व्यक्ति में से पहले व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश होंगे। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ हुआ प्रस्ताव लाया गया है, तो अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक व्यक्ति होगा, या फिर अन्य न्यायाधीशों के बारे में वह प्रस्ताव लाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो पहले सदस्य वो होंगे। दूसरे, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपके कितने, अच्छा ये बताइए वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में हमारे पूरे भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है बताइए? किसी को पता है? 25। 25, 25 है। ठीक है, हाल ही में कौन सा बना? सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा बना है? पढ़ा चुके हैं सब कुछ हम, इसका लिंक भी क्लास के भी आपके ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में दिए थे,
अब इसके बाद यदि ये स्थिति है तो महाराज आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब 1 जनवरी 2015 को अमरावती हाई कोर्ट का स्थापना किया गया तेलंगाना के लिए, याद आया? यस सर। उसके पहले कहाँ पे 3 का नाम बताइए? MMT मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। खैर छोड़ी, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, जो आपके माइंड का चिप है शॉर्ट सर्किट से ब्रस्ट हो जाएगा। खैर, तो 3 कमेटी में एक होंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय के, चाहे मुख्य न्यायाधीश में से चाहे अन्य न्यायाधीशों में से एक, दूसरे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और जो तीसरा व्यक्ति होगा वह पारंगत विधिवेत्ता होगा, अर्थात जिसको लॉ का बहुत जबरदस्त नॉलेज होगा। तो इन 3 व्यक्तियों की एक कमेटी गठित की जाएगी और यह कमेटी यह जांच करेगी कि वह जो न्यायाधीश है जिस पर कदाचार का आरोप लगाया गया है वह पाया जाता है कि नहीं। यदि इस कमेटी ने, हाँ बोलिए सर, ये 3 व्यक्ति में पहला आप क्या बताए हैं? पहला बताए हैं सुप्रीम कोर्ट के चाहे तो मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक। जैसे एग्जाम्पल में दोनों में से कब कौन कौन होंगे, तो यदि वह प्रस्ताव जिसको हटाना है यदि वह व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश होगा तो मुख्य न्यायाधीश अपने ही संदर्भ में उस कमेटी में तो होगा नहीं, क्योंकि जांच उसी के खिलाफ चल रही है और वो भी अपने ही कमेटी में हो, तो उसके लिए अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक होगा। लेकिन यदि कोई यही प्रस्ताव किसी अन्य न्यायाधीश को हटाने के लिए आया हो तो उस समय कौन होगा उस कमेटी में? प्रथम मेंबर के रूप में वह मुख्य न्यायाधीश होगा। क्लियर हुआ? यस सर। और दूसरा सर? दूसरा हाई कोर्ट का आपका, जो आपके 25 हाई कोर्ट हैं, इन हाई कोर्टों में से किसी एक हाई कोर्ट का जो कोई मुख्य न्यायाधीश होगा वह होगा। और तीसरा आपका पारंगत विधिवेत्ता। क्लियर है? जी सर। ठीक, देखिए अब इसके आगे क्या होगा? समिति गठित कर ली गई, समिति ने जांच किया, पड़ताल किया। यदि समिति ने रिपोर्ट यह प्रस्तुत की कि वह व्यक्ति जो है वह दोषी पाया जाता है, तो वह जो समिति है वह अपनी रिपोर्ट को, जो मूल प्रस्ताव लाया गया है, यदि लोकसभा ने लाया है तो उसका प्रस्ताव या फिर राज्यसभा ने लाया है तो उसका प्रस्ताव, तो वह उस प्रस्ताव के साथ अपनी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है इन दोनों को वह उस सदन में पेश करेगी जहां पर वह प्रस्ताव लाया गया था। यदि यह प्रस्ताव अब दोनों सदनों के द्वारा रिपोर्ट आने के बाद दोनों सदनों के द्वारा यदि अलग अलग कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित हो जाता है तो उसे कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। और इस प्रकार से जैसे ही 2/3 सदस्यों के द्वारा दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उस न्यायाधीश महोदय को टाटा बाय बाय गुड नाइट कह के निकल लेना पड़ेगा, अर्थात उस न्यायाधीश को अपने पद को फिर क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। और अंतिम में जो राष्ट्रपति के पास यह बिल जाएगा, राष्ट्रपति उसको हटाने का आदेश जारी कर देगा। बोलिए भैया। सर, ये तीनों का कमेटी बना, उसके बाद जो भी आप बोल रहे हैं वो सब मेरे दिमाग में मैश हो गया, फिर से एक बार बोलिए। मैश हो गया तो उसका पूरी बनाइए, खा जाइए। खैर समझिए, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट के पहले का प्रक्रिया क्या बताया था हमने कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए 100 मेंबर का या फिर 50 मेंबर का हस्ताक्षर होना चाहिए और अध्यक्ष और सभापति की उसमें सहमति होनी चाहिए। तो वो जो प्रस्ताव है वो साथ में
जो आपका इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है वो दोनों अब जिस सदन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा, और एक एक करके यदि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है तो लोकसभा में उस समिति की रिपोर्ट और उसका प्रस्ताव दोनों 2/3 से पास होने चाहिए। तो जब लोकसभा में पास होगा तो कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में यदि पहले लाया गया है तो वो वहां से पास करके कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। तो जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा 2/3 के बहुमत से, तो वो अंत में जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उसको स्वीकृति दे देगा तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा, और इस आदेश के तहत उस जो इस न्यायाधीश के खिलाफ यह हटाने का प्रक्रिया लाया गया है उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। अब देखिए, प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या अभी तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ यह लाया गया है क्या, जो यह महाभियोग की प्रक्रिया कह लें, चाहे उसको हटाने की प्रक्रिया कह लें, तो क्या कोई ऐसा न्यायाधीश है जिसके विरुद्ध यह लाया गया? आप लोगों की नजर में है कोई ऐसा? हम्म। सर मैं एक जगह पढ़ी थी कि लाया गया था लेकिन वो पारित मतलब कि वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। नाम बताइए। वी रामास्वामी, वेरी गुड, सही जवाब। वी रामास्वामी के संदर्भ में यह महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी, परंतु लोकसभा में यह जो प्रस्ताव था यह पारित नहीं हो सका था, इसीलिए इन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। तो किसके खिलाफ लाया गया था? उनका नाम ध्यान में रखना है, वी रामास्वामी। क्लियर बात? हाँ, तो भैया आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ बोलिए। बोलिए भैया। हिस्ट्री पॉलिटिक्स का सारा सिलेबस हाँ, रहेगा। मैथ में हिस्ट्री पॉलिटी दोनों रहेगा। पॉलिटी में आपका आर्टिकल रहेगा, और हिस्ट्री में आपका जितना पढ़ाया गया है उन सभी से प्रश्न रहेंगे। कुल 75 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को बाईलिंगुअल चाहिए कि हिंदी में चलेगा? यस सर। कोई ऐसा है? नहीं, कोई जरूरी है कि बाईलिंगुअल चाहिए? नहीं तो पेपर बना के रेडी है, बाईलिंगुअल चाहिए तो हमको फिर उसको एडिट करना पड़ेगा। तो आप लोग बता दीजिए, यदि कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझने में परेशानी होती है तो मेरे को अभी बता दीजिए, तो हम उसको बाईलिंगुअल कर देंगे। मैं उसको टाइप करके बना चुका हूँ, यदि आप लोग करेंगे बताएंगे, यदि दिक्कत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टाइप करके बना दूंगा। तो आप लोग बताइए, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा सुधार हो जाएगा उसमें। तो बाईलिंगुअल कर दिया जाए? नहीं सर। चलिए कोशिश करेंगे कि हम बाईलिंगुअल कर दें, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो, किसी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, और कल के टेस्ट के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, जो भी क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं पॉलिटी वाले, वो सब क्वेश्चन हमने आपको कवर कराए हैं और उसका लिंक आपको भेज दिया है। यदि लिंक भेज नहीं पड़ा है तो क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, तो उसकी गलती आपकी है यदि आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। और यदि बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो लिंक दिया है मैंने, उसको देख लेंगे तो मेरा 100% जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वो, और जो पॉलिटी क्वेश्चन है वो, और हिस्ट्री क्वेश्चन, उस दोनों को आप लोग करिएगा। तो कल के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से टेस्ट दीजिए और अच्छा परफॉर्म करिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हाँ,